तो हम एच्यूम करते हैं कि सपोज दैट D इज ए GCD, सपोज दैट D इज ए GCD ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B। तो क्या होगा, इसको हटा दिया जाए। ये एज्यूम कर लिया कि एक GCD है। अब क्या करना होगा, जरा सोचा जाए कि D GCD है तो D तो कॉमन डिवाइजर होगा। बोलिए, D अगर यस सर। GCD है तो D कॉमन डिवाइजर होगा, मीन्स D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। तो ये हमने लिख दिया। और जब D A को डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, तो इसको A इज ए मल्टीपल ऑफ D और B इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ D। तो अगर आप एक्सप्रेशन ले रहे हो यू ए प्लस वी बी, यू और भी कोई भी नंबर है और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग, तो क्या मिलेगा Q1 plus Q2 into D। ना। तो इसका मतलब कि अगर डी ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो डी डिवाइड्स यू ए प्लस वी बी। और यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको सुधारा जाए। दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन? फॉर ऑल यस सर। यू भी बिलोंग्स टू आर। तो डी जो है जितने भी यू ए प्लस वी बी टाइप के एलिमेंट होंगे सबको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कल मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया था, अगर ए डिवाइड्स बी है तो यह क्या एसर्ट किया था, आर बी इज ए सबसेट ऑफ आर ए। ये कल बताया था। जी सर। तो इस फैक्ट को हमने यूज किया, तो यहाँ से हमको मिल गया आर ए प्लस आर बी इज ए सबसेट ऑफ आर डी। मिल गया। इतना शायद किए थे क्या? सर आप D इज अ कॉमन फैक्टर वो बता रहे थे, उस पे छोड़े थे। अच्छा, डी कॉमन फैक्टर है। तो ये एजम्पशन लेकर चले थे यहाँ पे, ये डी डिवाइड से सपोज दैट डी इज ए जी सी डी ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट कर लिए थे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट कि जी सी डी ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। जरा से देख लीजिए। सर यही बता रहे थे, क्लेम था कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अच्छा, तो पूरा नहीं हुआ था ये वाला पार्ट? नहीं सर। ओ अच्छा, ये क्लेम ही बता रहे थे। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ सर ये बता। अच्छा, तो चलिए हम क्लेम कर रहे हैं। हमने ये दिखाया कि आर ए प्लस आर बी जो है आर डी के बराबर है, और इसकी मदद से हमने ये दिखा दिया था कल कि डी इज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिफिनीशन हमें जीसीडी की यूज करें तो कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वह डी को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा हम बता दें तो डी को हम जीसीडी कहेंगे। ये बात है कि नहीं? तो यस सर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने ले लिया कि सी ए और बी का कॉमन फैक्टर है। सपोज दैट सी इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। So A will be multiple of C and B is also a multiple of C। इतना लिख सकते हैं। यस सर। तो जरा देखिए, A भी C का मल्टीपल है, B भी C का मल्टीपल है। और जरा ऑब्जर्व करिए कि D किसका एलिमेंट होता है, D तो RD का एलिमेंट होगा ही होगा। और RD RA प्लस RB के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर डी के जितने भी एलिमेंट हैं वो यू ए प्लस वी बी के फॉर्म के हैं। ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, डी तो आर डी का एलिमेंट है और आर डी जो है आर ए प्लस आर बी है। ये ऊपर हमने प्रूव कर लिया है। आप लोग कल का वो देखिए, कहाँ गया है ये, यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए, है कि नहीं?
तो ये तो हमने प्रूव कर यस लिया है। तो डी आर डी का एलिमेंट है और आर डी आर ए प्लस आर बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है आर ए प्लस आर बी का एलिमेंट हुआ, और डी आर ए प्लस आर बी का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, डी भी यू ए प्लस भी बी फॉर्म का होगा। क्यों? क्योंकि आर ए प्लस आर बी की डिफिनीशन ही हमने आप लोगों को बताया है कि इसमें ये जो भी एक्सप्रेशन है वो किस इस फॉर्म के हैं, है ना। यही ना डिफिनीशन है आर ए प्लस आर बी का। यस सर। तो डी इस फॉर्म का हुआ। अब ए और बी की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, करो सब लोग, तो देखो कितना हो जाएगा। अगर ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर ए हो जाएगा यू आर वन सी प्लस भी आर टू सी। तो सी कॉमन है तो हमने लिख दिया यू आर वन प्लस भी आर टू सी। यहाँ पे बल्कि अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे हम लिख दें बाई स्टार, कर सकते हैं। यस सर। तो अब देखिए डी जो है सी का मल्टीपल हो गया, तो यह क्या असर्ट करता है, सी सी डिवाइड। डिवाइड। तो आप लोगों ने देखा कि सी अगर कोई कॉमन डिवाइजर है तो सी डी को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डी ही सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है, दैट इज डी इज ए जीसीडी ऑफ ए एंड बी। कोई दिक्कत किसी को? तो भाई ए और बी का जीसीडी तो मिल गया, अर्थात जीसीडी ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बोलो विशाल। तो अब हमारा क्लेम है कि डी जो है जीसीडी है ए और बी का। सपोज दैट, ऐसे कर देते हैं, सपोज दैट D is a GCD of A and B। हमने ये मान लिया। तो जब D GCD है तो D जो है कॉमन डिवाइजर होगा। इट मीन्स देन D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ सर कन्वर्स लेके चल रहे हैं उसको। कन्वर्स नहीं बेटा, ये थ्योरम में दो पार्ट है। अच्छा। थ्योरम का देखो दूसरा पार्ट कि अगर डी, ओ सॉरी, कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए, इफ डी इज अ जीसीडी ऑफ ए एंड बी देन डी कैन बी रिटेन एज, यस यस। है ना ये पार्ट। हम्म। तो इसके लिए हमने मान लिया कि डी जीसीडी है। तो डी जीसीडी है तो डी कॉमन डिवाइजर होगा। डी कॉमन डिवाइजर है तो क्या होगा, डी जो है यू ए प्लस वी बी को डिवाइड करेगा। कैसे, ये यहाँ पे हमने साइड में आप लोगों को ये पूरी बात दिखाया है कैसे ये डिवाइड करेगा, ये फैक्ट है। तो अब इसको इतना एक्सप्लिसिट लिखने के बजाय डायरेक्ट करें। हेंस डी डिवाइड्स यू ए प्लस वी बी फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू आर। तो यू ए प्लस यू भी, ये इस तरह के एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं, आर ए प्लस आर बी के एलिमेंट। आर ए प्लस आर बी। तो इसका मतलब क्या है कि आर ए प्लस आर बी इज ए सबसेट ऑफ आर डी। ठीक है, इसको डबल स्टार इक्वेशन नंबर दे दें। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अच्छा, now since
आर ए प्लस आर बी, अभी ऊपर हमने प्रूव किया है, इज एन आइडियल, ये आइडियल है ऑफ आर, और आर क्या है, एंड आर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पी आई डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर ए प्लस आर बी, अभी जो ऊपर हमने प्रूव किया, ये सम एलिमेंट सी के लिए वहाँ पे ऊपर हमने डी यूज किया है, फॉर सम सी इन आर, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिससे कि जनरेट हो जाएगा पूरा पूरा आर ए प्लस आर बी, होगा कि नहीं? होगा। अब जरा सोचिए, तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर ए प्लस आर बी, ये कल मैंने बताया था कैसे होगा, अगर ध्यान दें तो ए इंटू वन प्लस जीरो इंटू बी, बी को लिख सकते हैं जीरो इंटू बी प्लस वन, सॉरी जीरो इंटू ए प्लस वन इंटू बी, तो ए और बी को इस फॉर्म का लिख सकते हैं। तो ए बी तो आर ए प्लस आर बी का एलिमेंट है, अर्थात आर सी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, बताइए। जनरेट होगा। हाँ, तो जनरेट होगा, या ए बी आर सी का एलिमेंट है, तो आर सी के एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, जरा बताइए। सब मल्टीपल टाइप के होंगे ना सी के, बताइए। आर सी के एलिमेंट इसी फॉर्म के होंगे ना, सी के मल्टीपल होंगे ना। यस सर। तो ए बी आर सी के एलिमेंट है, इसका मतलब ए और बी सी के मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या निकला, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। तो सी तो कॉमन डिवाइजर हो गया। अब जरा सोचिए, सिंस बट डी जी सी डी ऑफ ए एंड बी, बताइए मेरी बात समझ में आ रही है, और कोई रिस्पांस दे, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो देखिए C कॉमन डिवाइजर हो गया और D GCD है, तो यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर यहाँ से क्या मिला बताइए। अभी तो यहीं ऊपर हमने बताया था आप लोगों को, GCD है, एक मिनट, और डिवाइजर एंड डिवीजन। हाँ, चलिए अब बार बार रेफर करना, थोड़ा सा ऊपर ले जाना दिक्कत हो रही है। तो डी जी सी डी है, तो इसका मतलब क्या होगा, सी डिवाइड्स डी। और फिर कल मैंने बताया था रिजल्ट, उसको यूज करिए। एंड सो आइडियल में क्या रिलेशन होगा, एंड सो आर डी सबसेट आर सी, आर बोलिए, कर सकते हैं। इस वाले का कुछ ट्रिपल स्टार इसको दे दीजिए, तो दैट इज आर डी सबसेट आर ए प्लस, भाई आर सी की वैल्यू रख दीजिए बाई यूजिंग ट्रिपल स्टार, आर सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, ये वाला। तो क्या मिला आप लोगों को, इसको कुछ नंबरिंग कर दीजिए, 4 स्टार कर देते हैं हम। अब देखिए आर डी सबसेट आर ए प्लस आर बी हो गया, अभी ऊपर आप लोगों क्या हो रहा है भाई, ये माउस पता नहीं क्यों काम करना बंद कर दिया, ओह माउस टूट गया है, एक मिनट फिर ट्राई कर ले तो। नहीं, चलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आर डी हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छा। तो एक मिनट, हाँ ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या हो रहा है,
हाँ, तो कंबाइन कर दीजिए। कंबाइनिंग, अभी आस्था ने शायद बताया, कंबाइनिंग ये कौन सा इक्वेशन है? आर ए प्लस आर बी सबसेट आर डी, डबल स्टार सर, डबल डबल स्टार। स्टार, Double star. डबल स्टार। तो कंबाइनिंग डबल स्टार एंड 4 स्टार। 4 स्टार। नंबरिंग आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बी गेट, तो क्या मिला? आर डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। यह क्या बता रहा है बताइए आप सब लोग? तो चूंकि डी इन आर डी एंड सो डी बिलोंग्स इन आर ए प्लस आर बी एंड सो दैट इज, तो डी किस फॉर्म का हुआ? बोलिए। डी यू यू ए दैट इज प्लस वी बी। इक्वल टू यू ए प्लस वी बी फॉर सम यू भी बिलोंग्स टू आर। हाँ, एक चीज़ जो है, हम ऊपर जो ये सबसेट, ये कुछ लाइन हम हटा सकते थे, बस इसी को यहाँ पे बस यही हम यूज कर रहे हैं, आर डी सबसेट आर ए प्लस आर बी। तो ये वाला पार्ट चाहे तो हम हटा सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना ही हमें कहना था। खैर इसको रहने दें, काम देगा। तो इन पी आई डी जी सी डी ऑफ एनी टू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यू ए प्लस वी बी। ये बात समझ में आई आप लोगों को भाई? आगे बढ़ा जाए? यस सर। चल ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जरा अब इस पे आते हैं। ये बहुत बार बार हम लोग यूज करेंगे इस फैक्ट को, प्रपोजिशन को। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। प्रपोजिशन लेट आर बी अ पी आई डी then an element P is irreducible if and only if Rp is a maximal ideal। और अगर आप इसी को ध्यान दें, आप लोग अगर मैं कोरोलरी में करके बता दूंगा इसको, कि आप लोग जानते हैं कि अगर m मैक्सिमल आइडियल है तो r बाई एम जो फैक्टर कोसेंट रिंग होगा वो क्या होता है? अगर मैक्सिमल आइडियल से किसी रिंग को फैक्टर आउट करते हैं तो जो रिंग आता है वह क्या होता है? फील्ड हो जाता है ना? यस सर। हाँ, तो इस बात को हम अब तो प्रूफ की बात करें तो हम वन साइड लेकर के चलें। पहले हम जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, ये था ना। हाँ, सपोज दैट P इज irreducible in R। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, हम मेंशन करना भूल गए। वेयर R इज पी आई डी मीन्स हमें यहीं पे बल्कि लिख लिया जाए, लेट R बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और हमने मान लिया कि P इरेड्यूसिबल है। हमारा क्लेम क्या है, जरा सोचिए, क्लेम क्या है? क्लेम है, अच्छा, क्लेम क्या है कि RP मैक्सिमल आइडियल होगा। तो कैसे प्रूव करते हैं? हम ले लें, लेट I बी एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ R। ठीक है, कोई एक नॉन जीरो आइडियल ले लिया, सच दैट RP कंटेंड इन I। क्यों लिया भाई? बल्कि यहाँ पे ऐसे क्लेम करके लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कह दीजिए क्लेम RP इज मैक्सिमल
आइडियल। ये हमारा क्लेम है। देखिए हमने माना कि P इरेड्यूसिबल है, तो हमारा क्लेम है कि RP मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक, तो मैक्सिमल आइडियल कैसे प्रूव करते हैं? किसी को डिफिनीशन याद है? किसी आइडियल को, आइडियल M को मैक्सिमल कहेंगे, कब कहेंगे बताइए? मैं डिफिनीशन रिकॉल कर देता हूँ। इफ I is equal to M। हाँ, इफ I इज एनी आइडियल, डिफिनीशन में रिकॉल कर दूँ, I इज एनी आइडियल कंटेनिंग, या कंटेनिंग इतना बड़ा लिखने के बजाय ऐसे लिख दें, सच दैट I M इज सबसेट ऑफ I, तो क्या होना चाहिए? देन बोलो, आइदर I इज इक्वल टू M और I इज इक्वल टू होल रिंग ना। ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन याद हो गया आप लोगों को? अब मैं चलूं? तो हमें प्रूव करना है कि RP मैक्सिमल आइडियल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सीधे हमने मान लिया कि I कोई नॉन जीरो आइडियल है जो कि RP को कंटेन कर रहा है। तो हमें क्या क्या प्रूव करना होगा भाई बताइए? इतना तो हमने ले लिया, तो क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है ना। अब जरा सोचिए, सिंस I इज PID, I तो PID है, तो I किस फॉर्म का होगा बता दीजिए? सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा ना। अरे भाई मैंने बताया था इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, सब नोटेशन बताया था ना ये चीजें। यस सर। तो प्रिंसिपल आइडियल है, तो इसका मतलब यह सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा। तो फॉर सम D बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा रिंग में कि I की वैल्यू RD होगी, मतलब I के सारे एलिमेंट D से जनरेट हो जाएंगे। ये डिफिनीशन मैंने यूज किया। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? तो इसका मतलब हमें क्या, हमने ये लिया RP सबसेट I, तो हेंस अब I तो हो गया RD, हेंस RP सबसेट क्या हो गया भाई? यहाँ पे बल्कि इसको स्टार कर देते हैं, बस इसका यूज ज़्यादा नहीं होगा, बस क्लियर करने के लिए लिखा। तो बताइए इतना लिख सकते हैं? I की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दिया, I की वैल्यू 1 से, ठीक है। सिंस P तो RP में बिलोंग करेगा और RP सबसेट है RD, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर P RD का एलिमेंट होगा। RD में बिलोंग करेगा। अब RD में बिलोंग करेगा, इसका मतलब RD का एलिमेंट किसका मल्टीपल है? RD में जितने एलिमेंट है सब T के मल्टीपल है ना भाई। यस सर। डिफिनीशन देखिए, तो उसको हमने यूज किया। तो हमने कहा कि P जो है सब मल्टीपल ऑफ D होगा, तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट QR में मिलेगा जिसके लिए होगा। तो जरा सोचिए, आपने क्या एज्यूम किया है? P इज इरेड्यूसिबल। अगर P इरेड्यूसिबल है तो P कोई काम प्रॉपर डिवाइजर रखेगा? तो अगर P को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? Therefore, either Q is a unit, बोलिए यही ना है। डिफिनीशन यूज कर रहा हूं मैं इरेड्यूसिबल एलिमेंट का। तो अगर P को आप फैक्टराइजेशन के रूप में लिख रहे हैं तो यह जो एलिमेंट होगा, यह दो पॉसिबिलिटी है, इसमें से कोई एक यूनिट होगा, है ना। तो हम Q पे फोकस कर रहे हैं कि या तो Q यूनिट होगा या तो D यूनिट होगा। D। और D इज अ
यूनिट। तो अब दो बातें हैं, या तो Q यूनिट होगा या D यूनिट होगा। अब सोचिए जरा, इफ Q इज यूनिट, तो अगर P को आप इस तरह से लिख रहे हैं यूनिट टाइम्स जो है एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब P और D जो है एसोसिएट्स होंगे। एसोसिएट्स होंगे। और है ना, तो अगर Q यूनिट है तो P और D एसोसिएट होंगे। अब P और D एसोसिएट होंगे तो कल ही मैंने बताया था कि P डिवाइड्स D होगा, D डिवाइड्स P होगा, मतलब RP सबसेट RD होगा, RD सबसेट RP होगा, मतलब इक्वल। RP इज इक्वल टू RD। RD क्या है भाई, I लिख सकते हैं भाई, बताइए आप लोग, मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो सब अपने विद्यापीठ के ही बच्चे बोल रहे हैं। अरे भाई बाहर से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं ना अपनी यूनिवर्सिटी में, तो और लोग बताओ, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा चल, तो अब जरा देखो नेक्स्ट, दो पॉसिबिलिटी हमने बताया कि या तो Q यूनिट होगा या D यूनिट होगा, और अगर D यूनिट हो गया तो क्या होगा, इफ D इज अ यूनिट तो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर U यूनिट है तो RU पूरा पूरा क्या हो जाता है, R हो जाता है। आर। हाँ। जानते हो क्यों, U यूनिट है मतलब U का इन्वर्स मिलेगा, U का इन्वर्स मिलेगा तो U का इन्वर्स का U में गुणा कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और 1, और चूंकि R आइडियल है तो इन दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो 1 भी बिलोंग कर जाएगा। अब 1 किसी रिंग में आ गया तो कोई भी एलिमेंट R इंटू 1 करोगे, पूरा पूरा सारे के सारे एलिमेंट R में आ जाएंगे। मैंने प्रूफ भी दे दिया। तो अगर U यूनिट है तो RU R के बराबर होता है, तो D यूनिट है तो इसका मतलब क्या होगा, RD पूरा का पूरा आर डी इक्वल टू आर। R हो जाएगा। तो RD आपका R हो गया, और RD है क्या, I है ना भाई, आई। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, आई इक्वल टू आर। हाँ, तो हमने क्या प्रूव किया, हेंस हमने प्रूव किया दैट इज इफ I इज एनी आइडियल I is any ideal of R such that M is contained in I, then हमने प्रूव किया either I is equal to M, तो यहाँ पे M की जगह हमने क्या लिया था, RP हमें प्रूव करना था, तो I is equal to RP or I is equal to R, तो hence RP is a मैक्सिमल आइडियल। अब बताओ भाई, ये बात क्लियर हो गई, मैक्सिमल आइडियल की डिफिनीशन अगर याद रहेगा तो, और इरेड्यूसिबल एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रहेगा तो ये आसानी से बातें हो जाएंगी। आगे बढ़ूं मैं, तो अब कैसे चला जा, अब उल्टा लेके चला जा, कन्वर्सली सपोज दैट, बोलो विशाल क्या किया जाए, क्या माना जाए, RP इज अ मैक्सिमल आइडियल। हमारा क्लेम क्या है भाई, हमारा क्लेम क्या है, P इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट, मतलब कि अगर हम ये कहें कि P को हम दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें से एक यूनिट होगा। हाँ,
पी को इरिड्यूसिबल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना होगा? पी है जो नो डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स मीन्स आइदर जो है, अगर पी का कोई डिवाइजर है तो वो या तो पी ही होगा या तो यूनिट होगा, मतलब या तो यूनिट होगा या इसका एसोसिएट होगा, यही बात है ना। तो इसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक डिवाइजर लेंगे और कहेंगे देखो भाई ये जो है या तो यूनिट है या तो एसोसिएट है, मतलब इसका कोई प्रॉपर डिवाइजर नहीं मिला, मतलब यह इरिड्यूसिबल हो गया। क्लियर है बात हमारी? यस सर। तो इसके लिए अब हम शुरुआत करते हैं। लेट ए डिवाइड्स, सपोज दैट ए डिवाइड्स पी। तो ए डिवाइड्स पी है तो क्या होगा, कल का रिजल्ट यूज करो आप लोग, देन आर पी विल बी ए सबसेट ऑफ आर ए, है ना। अब जरा सोचो, आपने एज्यूम क्या है, आपने एज्यूम क्या किया है, आर पी इज मैक्सिमल आइडियल। तो बताओ भाई आप लोग कि आर ए एक आइडियल ऐसा है जो आर पी को कंटेन कर रहा है। तो मैक्सिमल की डिफिनीशन में क्या है कि अगर आई कोई आइडियल है जो इसको कंटेन कर रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो आर पी इक्वल टू आर हो जाएगा। हाँ, तो बट आर पी इज मैक्सिमल आइडियल देयरफॉर। तो देखो डिफिनीशन बहुत रोल प्ले करेगा, अगर डिफिनीशन नहीं याद है और हर रिजल्ट जो है पिछला लेक्चर जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो अगर वो क्लियर नहीं होगा भाई, नहीं आप लोग पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, फिर यही कहोगे कि पता नहीं क्या बताते हैं, समझ में नहीं आता है ना। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम कह रहे थे कि आरपी मैक्सिमल आइडियल है, तो मैक्सिमल आइडियल की डिफिनीशन से, बाय डिफिनीशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल वी हैव देयरफॉर वी हैव, बल्कि इसको क्या वी हैव लिखें, देयरफॉर आइदर आर ए इक्वल टू आर पी और आर ए इक्वल टू आर। अब आप लोग कल का ही रिजल्ट ध्यान दो, मैंने बताया था, नाउ इफ आर ए इक्वल टू आर पी, तो कल मैंने बताया था आर ए इक्वल टू आर बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर एसोसिएट्स, है ना। तो उसी बात को यूज करें, तो देन पी एंड ए आर एसोसिएट्स, और अगर जो है, अगर हम लें कि आर ए पूरा आर के बराबर हो गया, तो अभी मैंने बताया था ये कब संभव है, जब यूनिट हाँ, ए इज यूनिट। वेरी गुड बेटा। तो आपको क्या मिला, जरा देखो आपको क्या मिला, क्या क्या पॉसिबिलिटी मिली, क्या क्या पॉसिबिलिटी मिली, या तो ये यूनिट है या तो ये और या तो एसोसिएट्स है। इसका मतलब हेंस पी हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स, है ना, यही नहीं मिला। दैट इज, इसको डायरेक्ट, ये तो बस बढ़ा रहे हैं लाइन को, दैट इज डायरेक्ट कर दें, दैट इज पी इज इररेड्यूसिबल। क्लियर है बात हमारी? तो देखो अब हम लोग अभी बात करेंगे, एक मिनट, अभी एक रिजल्ट बताएंगे। हमने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर यह फील्ड है तो एफ एक्स पी आई डी होता है ना, बताया था ना। तो एफ एक्स अगर पी आई डी है तो कोई भी जो है इररेड्यूसिबल एलिमेंट ले लें पी आई डी में, तो वो क्या हो जाता है, प्राइम हो जाता है। और अभी हमने बताया इररेड्यूसिबल है तो उसके द्वारा जनरेटेड आइडियल मैक्सिमल हो जाता है ना। तो मैं जस्ट एक रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, कोरोलरी लेट आर बी पी आई डी, then the following are equivalent.
ये बस मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि पीछे बहुत सारी बातें की गई हैं, उन्हीं को यूज करके हम सीधे करेंगे। फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, कोई एक बात कहें पीआईडी में ये सब सेम है। पहला यहाँ पे P इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट। हमारी लाइन आप लोग पढ़ पा रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. P इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट। और अभी आप लोगों ने मैंने कुछ दिन पहले लेक्चर बताया था, पीआईडी में अगर इरेड्यूसिबल लेते हैं तो वह प्राइम हो जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि हर प्राइम एलिमेंट जो है किसी भी रिंग में इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होता है। तो P इज अ प्राइम एलिमेंट। या कहें अभी आप लोगों ने बताया कि P इरेड्यूसिबल है कहें या RP मैक्सिमल है कहें, तो क्या हो जाएगा? RP इज अ मैक्सिमल आइडियल। और आप लोग बताओ कि अब मैक्सिमल आइडियल से फैक्टर आउट करते हैं तो क्या होता है? फील्ड। फील्ड होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है कि एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ इंटीग्रल डोमेन ऑफ डोमेन आई डोमेन आर इफ एंड ओनली इफ R बाई एम इज अ फील्ड। बहुत यूजफुल रिजल्ट है और इसीलिए बहुत पूछा भी जाता है। एक और रिजल्ट आप लोगों ने इसी के साथ पढ़ा होगा कि अगर प्राइम आइडियल से फैक्टर आउट करते हैं तो जो है वह इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। तो ये बात आप लोग प्रूव कर लेंगे। आप बस क्या करना है, मान लीजिए ऐसे कुछ आए तो P इरेड्यूसिबल है तो आप बता दोगे कि RP मैक्सिमल है, फिर कहोगे कि सिंस एम इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ दिस, तो इसको यूज करके आप कह दोगे कि R बाई RP इज ए फील्ड। और अगर यहाँ से यहाँ आना है तो R बाई RP फील्ड है, तो ये रिजल्ट तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। और यहाँ से यहाँ आने का तरीका मैंने बता ही दिया है, और यहाँ से यहाँ भी आने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, और यहाँ से यहाँ जाने का भी तरीका बता दिया है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग भाषा दीजिएगा। तो मैं एक रिजल्ट और बताना चाहूँगा, बताऊँ? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो एक रिजल्ट ख़ास तौर से ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो इसको नाम देते हैं थ्योरम। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की सब गाइडिंग रिजल्ट्स हैं, पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो द पॉलिनोमियल रिंग, द यहाँ पे याद रखिएगा ये बात, लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, ये बात हम लोग ले करके चल रहे हैं, कहें ना कहें ये बात हमेशा याद रखिएगा। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, मीन्स हम इंटीग्रल डोमेन ले करके चल रहे हैं। कुछ लोग इसको कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, देन द पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स अभी क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट बाद बात करेंगे। The polynomial ring Rx is a PID if and only if R is a field, R is a field। तो इसका प्रूफ शुरू करने से पहले हम एक रिजल्ट यूज करना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल रिंग Rx में, चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं, यहीं पे पूरी बात कर लेते हैं। उसको चाहेंगे तो आप लोग उसको बस रिकॉल करके यूज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं, इसी रिजल्ट को ऐसे भी कहते हैं कि इफ़ R इज ए फील्ड देन प्रूव दैट Rx इज PID। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर R फील्ड है तो Rx जो है पॉलिनोमियल रिंग Rx प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा।
तो आप कोई भी फील्ड लीजिए, जेड पी ले लीजिए, तो इसके थ्रू आप जेड पी एक्स बना दीजिए। आपको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के एग्जांपल देने होंगे तो बहुत सारे पी को बदलते जाइए, प्राइम नंबर को, आपको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के ढेरों सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, है ना। होगा कि नहीं ऐसा? अगर आर को फील्ड ले करके अगर ये बता दें तो इसको यूज करके हम ढेरों सारे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोलो संजय, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? Yes, sir. अच्छा, सपोज दैट कल का वीडियो हमने देखा कि वो आधा ही बन पाया था, आधा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। एक बार जब नेटवर्क चला गया था तो उसमें दिक्कत हो गई थी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज दैट आर इज ए फील्ड। तो अब वीडियो में डाल देता हूँ, पढ़ाने के बाद तुम लोग देखते भी हो कि नहीं, क्योंकि व्यूज़ जो है एक दो आते हैं, तो अगर ना हो तो फिर Yes, sir. मैसेज, हाँ, क्योंकि अगर ना देखना हो तो मैं अपना डेटा क्यों लैप्स करूँ भाई, बताओ, है कि नहीं। तो अगर कुछ हेल्पफुल हो तो उसको ज़रूर देखो, एक बार जो है समझ में आएगा। सपोज दैट आर इज ए फील्ड, तो हमें क्या प्रूव करना है भाई? क्लेम हमारा क्या होगा? जो पॉलिनोमियल पीआईडी हाँ, अगर लॉजिक RX is a PID. अगर लॉजिक ध्यान दिए हो ना तो बहुत आसान, डिफिनीशन और लॉजिक पे ध्यान दो, बहुत आसानी से खुद प्रूव करोगे तुम लोग। तो देखो, अब पीआईडी प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना होगा? आई बी एनी नॉन जीरो आइडियल। तो आपको क्या दिखाना होगा? अगर यह पीआईडी है तो कोई आइडियल लेंगे तो वह किस फॉर्म का होगा? जनरेट करेगा सर। जनरेट बाय सिंगल एलिमेंट। हाँ, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो अच्छा, नॉन जीरो ना करें, दोनों केस ले लें। लेट आई बी एनी आइडियल, ऐसे कर लो। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत सही बताया। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर आई जीरो हो गया तो जीरो से जनरेट हो जाएगा ये, क्योंकि जीरो का कोई भी मल्टीपल आप लोग लोगे यही आएगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब अगर आई जीरो है तब तो कुछ करना नहीं है, देन नथिंग टू डू। तो अब क्या करेंगे भाई, बोलो आस्था, क्या करना चाहिए? सर नॉन जीरो के लिए हाँ निकालेंगे। हाँ, तो नॉन जीरो के लिए तो लेट आई बी अ नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर। तो क्या किया जाए, ये नॉन जीरो है तो एक सेट बनाएं, एक कंस्ट्रक्शन करें, लेट एस इज इक्वल टू जितने भी सॉरी यहाँ आर एक्स लीजिएगा, और कहीं गलत नहीं ले लिया है, आई बी एनी आइडियल आप यहाँ मेंशन कर लीजिए आर एक्स। देखिए कहाँ पे मैंने किया है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये यहाँ पे आर एक्स को पी आई डी प्रूव करना है ना। तो आई बी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री, चूँकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं सबके पॉलिनोमियल की डिग्री लें, सारे एलिमेंट्स की डिग्री। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू आई माइनस जीरो, जितने भी आई के नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन सब का डिग्री हमने ले लिया। अब डिग्री क्या होता है भाई, तो देखिए वो हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, हाँ, तो बाई अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ले लें। अगर इसमें जीरो है तो अपने आप सबसे छोटा, देखिए डिग्री जो भी होगी जीरो होगी या नेचुरल नंबर होगी, है ना, होगी कि नहीं? यस सर। तो अगर इसमें मान लीजिए जीरो नहीं है तो ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कि कुछ भी नेचुरल नंबर्स आप कलेक्ट करिए, आप उसमें एक नंबर ऐसा पाएंगे जो सबसे छोटा होगा। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं?
वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो हम इसी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है लिखने में टाइप पे। तो हमने यानी 0 में वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लिया, तो यस में क्या मिलेगा, एस हैज अ लिस्ट एलिमेंट। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट मान लीजिए वो कुछ है, इसका नाम कुछ रख दीजिए डिग्री HX। एक पॉलीनोमियल ऐसा मिला जिसकी डिग्री सबसे छोटी होगी। बताइए, ऐसा इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से ऐसा हम कह रहे हैं। तो वी विश टू प्रूव दैट, अब हमारा कहना क्या है, वी विश टू प्रूव दैट ये जो आई है ये इसी HX से जनरेटेड होगा, ठीक ना? हम यही कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसमें लिस्ट एलिमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे ये इसमें जो एलिमेंट है एस में, इसमें FX कहाँ का एलिमेंट है? I-0 है ना, I-0 ना। तो HX I में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? I-0 में है तो I में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। है ना। तो सिंस अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई पूरा पूरा HX से जनरेटेड होगा, तो ज़रा देखिए, सिंस HX बिलोंग्स टू आई, तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस जो HX से जनरेटेड आइडियल होगा, इसको अगर ऐसे लिखने में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा ना दिखे तो इसको ये नोटेशन यूज कर लीजिए। ये जो होगा ये पूरा का पूरा आई का सबसेट होगा। कहीं कोई नंबरिंग किए हैं इस थ्योरम में? नो सर। हाँ, नो सर। तो 1 कर दिया जाए। तो ये जो HX आई का सबसेट होगा। अब हम उल्टा दिखाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको क्या दिखाना है भाई, आई बराबर HX दिखाना है, ये दिखाना है। तो अगर हम इसको इसका सबसेट दिखा दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको यूज करके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तरीका क्या होगा, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका ले रहे हैं, लेट FX बिलोंग्स टू आई। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ये ले लिया। तो पॉलीनोमियल रिंग में डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करता है। ये शायद अभी तो पॉलीनोमियल रिंग का ज़्यादा डिटेल आप लोगों को बताया नहीं गया है, इसलिए बस याद रखिए आप लोग कि डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे नंबर सिस्टम में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं हम लोग, वही बात कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन RX, डिवीजन एल्गोरिथम ये सर्ट करता है कि हमें हमें दो पॉलीनोमियल्स मिलेंगे, एक कोसेंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। वी हैव टू पॉलीनोमियल्स QX RX इन दिस पॉलीनोमियल रिंग सच दैट कि अगर हम FX का भाग दें तो QX कोसेंट होगा और HX का भाग डिवाइजर प्लस डिवाइजर। हाँ प्लस इतना होगा, है ना। तो ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत होगी? डिवीजन एल्गोरिथम जो नंबर के लिए आप पढ़े हैं वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे RX पे क्या कंडीशन होती है, वेयर आइदर RX इज इक्वल टू 0 और लेस देन QX। हाँ, तो यहाँ पे एक खास बात होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज यही होता है कि डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ HX। अब जरा सोचो, इफ यहाँ पे जरा से इस बात को देखो, इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? अगर हम कहें कि इफ RX इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, देन डिग्री
अच्छा एक चीज़ और यहाँ से, एक मिनट थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लिया जाए। 2 को रीराइट किया जाए, 2 को रीराइट किया जाए। हमने कल JDX PID प्रूव किया था, कल या परसों जो है वही तरीका यूज कर रहे हैं। हेंस अच्छा बाई 2 जरा देखिए, बाई 2 वी गेट RAX को ऐसे लिख सकते हैं क्या, RAX इज इक्वल टू FX माइनस QX इंटू HX लिख सकते हैं। अच्छा HX I में है तो QX HX I में होगा, I तो आइडियल है ना, और FX भी I Yes, में sir. है तो आइडियल का एलिमेंट है, इसलिए पूरा का पूरा I में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि I इज एन आइडियल, I आइडियल है तो सब रिंग है तो आइडियल है, इस वजह से हेंस। और एक बात और ख़ास बात है, FX और HX ये दोनों I में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यह भी I में हो जाएगा, यह भी I में हो जाएगा, और इस वजह से इनका डिफरेंस भी I में हो जाएगा। तो मैं प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, ये सोच लीजिएगा। तो दैट इज हमें क्या मिला, RAX इन I वेयर, ये वाली बात यूज करिए, आइदर RAX क्या होगा 0 R, भाई यहाँ पे वैल्यू रख लिया जाए, R डिग्री RAX इज लेस देन डिग्री HX। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा तो वो जो मैं लाइन लिख रहा था, इफ RAX, अगर RAX 0 नहीं है तो इफ RAX इज नॉट इक्वल टू 0, जरा सोचो कि HX कैसा एलिमेंट है। HX I का एक नॉन जीरो एलिमेंट है जिसकी डिग्री सबसे छोटी है, तो ये संभव है क्या ये वाली बात, अगर RAX नॉट इक्वल टू 0 है तो? इफ RAX इज नॉन जीरो तो डिग्री RAX इस S में बिलोंग करेगा। S की डिफिनीशन देख लो आप लोग, S की डिफिनीशन देखो, S में क्या कलेक्ट किया आप लोगों ने, नॉन जीरो एलिमेंट का डिग्री कलेक्ट किया है ना। तो Yes, sir. चूंकि RAX नॉन जीरो है तो डिग्री RAX भी S में बिलोंग करेगा। एक मिनट रुको, ये हैंग कर गया ये नेट। तो RAX नॉन जीरो है तो डिग्री RAX S में बिलोंग करेगा, और RAX नॉन जीरो है तो देन RAX विद, तो ही पॉसिबिलिटी है ना, अगर RAX 0 नहीं होगा तो क्या होगा, जरा देखिए यहाँ से, डिग्री RAX लेस देन डिग्री HX होगा। लेकिन सोचिए HX कैसा है, HX कैसा है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि HX जो है, HX की डिग्री तो डिग्री लीस्ट HX एलिमेंट सबसे है। छोटा एलिमेंट है ना, तो Yes, sir. उससे छोटा एलिमेंट कोई तो मिलेगा नहीं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इसमें S में है और इसकी यह जो है डिग्री HX से छोटा है, यह संभव है? दिस इज No, sir. बिकॉज ये जो डिग्री HX है ये तो सबसे छोटा है, इज लिस्ट इज S, ये S में सबसे छोटा एलिमेंट है, तो डिग्री RAX तो उससे छोटा मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन होगा। तो आपने जो माना ये बात सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो यह होगा या यह होगा। अगर RAX RAX इक्वल टू 0 होगा। प्लस
इज इक्वल टू 0। तो आर एक्स 0 हो गया, तो ये शायद क्वेश्चन नंबर 2 रखे हैं क्या? हाँ, तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हेंस एंड सो 2 becomes क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एच एक्स। तो एफ एक्स देखो भाई, एच एक्स का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब यह जो है एच एक्स से जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, जिसको हम ऐसे यस सर। यस सर। जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट आई का लिया और आपने दिखाया कि ये तो, एक मिनट, हाँ, कि ये तो एच एक्स से जनरेट हो गया। इसका मतलब आपको क्या मिला कि आई का हर एलिमेंट एच एक्स से जनरेट हो गया। और ऊपर आप लोगों ने ये दिखाया था कि एच एक्स जो है, एच एक्स से जनरेटेड जो आइडियल है, ये तो आई का सबसेट है। कुछ नंबरिंग किया है कि नहीं किया है? ये देखिए, वी विश टू प्रूव दैट। अच्छा, ये 1 ऊपर नीचे हो गया है क्या? यहाँ 1 करिएगा। कहाँ गया ये वाला? नहीं, रुकिए, हाँ ये तो 1 और 2, 1 और 3, तो कंबाइनिंग 1 and 3, combining 1 and 3, we get I is equal to RHX, means सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड आइडियल हो गया। तो इसका मतलब I कैसा हो गया? I इज प्रिंसिपल आइडियल। PID। तो I प्रिंसिपल आइडियल हो गया, I आर्बिट्रेरी आइडियल है। तो इसका मतलब एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, एंड सो आर एक्स इज PID। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया? अगर आर फील्ड है तो, बल्कि इस थ्योरम को हम ऐसे कर लेते हैं, इतना प्रूव करके यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इफ एंड ओनली इफ की जगह, ये हैंग कर गया। हाँ, इसको ऐसे कर दें, देन इज ए PID, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ को हटा के इफ आर इज ए फील्ड। तो ये थ्योरम का पूरा प्रूफ हो गया। उल्टा वाला दूसरे दिन बताएंगे। तो अब ये मैंने बता दिया, तो मैं 1-2 एग्जांपल बता लूँ, 5 मिनट ले सकता हूँ? बोलो एक। यस सर। तो यहाँ से हमें कुछ खास बातें हो गई। देखिए, एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रूव किया कि अगर आर फील्ड है तो लेट P बी एनी प्राइम, कोई प्राइम नंबर ले लिया, तो देन ZP क्या होगा? इज क्या होता है भाई, बताइए? ZP फील्ड होता है। तो इसका मतलब एंड सो ये जो पॉलिनोमियल रिंग ZPX बनेगा, तो पॉलिनोमियल रिंग कैसे बनता है? इसमें एक्सप्रेशन किस फॉर्म के होते हैं? फाइनाइटली मेनी एक्सप्रेशन होते हैं, है ना? ओनली फाइनाइटली मेनी आर नॉन जीरो, वेयर A0 A1 A2 ... AN ये ZP के एलिमेंट, कोफिशिएंट ZP में हो जाए तो यह पॉलिनोमियल रिंग कैसा हो गया? इज PID। अब आप लोग P को 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, एंड सो ऑन लेते जाओ, तो आप लोगों को ढेरों सारे ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मिल जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11 एट्सेट्रा मिल जाएंगे कि नहीं? जरा ऑब्जर्व करो, मैंने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी बताया था आप लोगों को। उसमें शायद यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में मैंने ये बताया था
तो यहाँ पे ज़रा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों को ये प्रूव किया था कि एवरी PID इज UFD, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़रा देखिए, बहुत सारे PID तो आपको इससे मिल गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि Z√-5 इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, A+B² टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ A B इंटीजर्स हैं। यह जो है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई PID के तो ढेरों एग्जाम्पल मिल गए, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो PID नहीं है, तब क्या बताओगे? इज नॉट, यह जो है इज नॉट PID। क्यों नहीं है? बिकॉज Z√-5, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, इज नॉट UFD, इज नॉट UFD। तो आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे बोल दिए? तो आप लोगों को मैंने बताया था, प्रूव किया है मैंने कि एवरी PID इज UFD। तो हर PID UFD होता है। तो अगर यह UFD नहीं है तो यह PID होगा? नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर कैसे कह दिए कि ये UFD नहीं है? तो ज़रा सोचिएगा, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और इसी को लिख सकते हैं 1 + √-5 × 1 - √-5। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो यह यूनिक एक तरीके से हमने एक्सप्रेशन प्रोडक्ट लिखा। इसको, इसमें क्या जो नंबर्स हैं ये जो है सेम है, उनके एसोसिएट के रूप में लिखा है कि अलग अलग, दोनों एक्सप्रेशन एकदम अलग है, ये और ये एक्सप्रेशन अलग है। अलग है। एकदम अलग है। तो आप लोगों ने UFD में पढ़ा है कि हम जो है प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिख लेंगे, और जो है जो एक्सप्रेशन होगा वो अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट यूनिक होगा। मतलब जो प्राइम यहाँ पे हैं वही दूसरी साइड भी होंगे, बस उनके एसोसिएट के रूप, मतलब साइन चेंज हो सकता है या यूनिट का मल्टीप्लाई हो सकता है, बस इतना होगा, है ना, और कोई चेंजेज नहीं होंगे। तो यह UFD नहीं है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। बताइए, लेक्चर कुछ समझ में आया, फ्रूटफुल रहा? अगर रहा तो मैं आप लोगों से एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, एक्सरसाइज ज़रा आप लोग करिएगा। इफ़ RX इज, मैं डिस्कस करूँगा, इफ़ RX इज PID देन R इज फील्ड। इसका जो उल्टा वाला पार्ट है, इसलिए अलग कर दिया कि मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता दूं। PID के कितने ढेरों सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए, और एक ऐसा एग्जांपल भी मिल गया जो PID नहीं है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आज यहीं पे स्टॉप